Welcome all the students. Today we are starting with our chapter number 8, dissolution of a partnership firm. This is the last chapter of the partnership. हमने start किया था fundamental of partnership, then we took change in profit sharing ratio and valuation of goodwill, admission of a partner, retirement or death of a partner, and now this is dissolution of a partnership firm. अब तक जो हमने पढ़ा था वो dissolution of partnership था, but now dissolution of a partnership firm. What is the meaning of dissolution of a partnership firm? Dissolution of partnership का मतलब है the business of the firm is discontinued or you can say closed down. हम उस बिजनेस को अब बंद करने जा रहे हैं और जो फर्म है उसको हम बाउंड अप कर रहे हैं, यानी कि हम उसे अब क्लोज डाउन यानी बंद कर रहे हैं. तो dissolution means business of the firm is discontinued, that is closed, and the firm is wound up or that is dissolved. क्लियर है. यहाँ पर फर्म ही जो है वो बंद होने जा रही है. फर्म का बिजनेस जो है हम कोई कम्प्लीटली इसलिए हम क्लोज डाउन कर रहे हैं. ओके. इसका मतलब जो इकोनॉमिक रिलेशन थे बिटवीन पार्टनर्स, अब वो इकोनॉमिक रिलेशन भी खत्म हो जाते हैं. तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से डिफरेंट है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या हुआ था, वहां पर हमने ओल्ड पार्टनरशिप को एंड किया था, बट वी स्टार्ट विद अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट. नई पार्टनरशिप स्टार्ट की थी. क्लियर है. यानी कि पार्टनरशिप का तो डिसोल्यूशन हो गया था, बट फर्म कंटिन्यूज इज बिजनेस. बट इन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म डिसकंटिन्यू इज बिजनेस. फर्म बिजनेस ही खत्म कर रही है. क्लियर है. अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप के. तो मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फर्स्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. फर्म में बी डिसॉल्व विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. अगर सारे पार्टनर मिलकर एग्री हैं कि हम फर्म का डिसोल्यूशन कर दें तो फर्म का डिसोल्यूशन किया जा सकता है. सेकंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर कंपल्सरी डिसोल्यूशन रहता है, लाइक व्हेन ऑल द पार्टनर्स और एक्सेप्ट वन ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. जब फर्म के सारे ही पार्टनर या किसी एक को छोड़कर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी दे आर नॉट कैपेबल टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स, तो ऐसे में हम कंपल्सरी डिसोल्यूशन कर सकते हैं. या फिर व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल. जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो अगर अनलॉफुल रहता है तो भी आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका बाय नोटिस. नोटिस कब किया जा सकता है, व्हेन द पार्टनरशिप इज एट विल. अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो एनी ऑफ पार्टनर can dissolve the firm by giving a notice in the written form to other partners that shows that his intention is to dissolve the partnership firm. जब पार्टनरशिप विल की कंडीशन पर बनी हुई है तो कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप को खत्म करने का एक नोटिस रिटर्न में दूसरे पार्टनर्स को देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है. ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. समटाइम्स कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि उसमें भी फर्म, उसकी वजह से भी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है. ऐसे इवेंट लाइक आपने किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए पार्टनरशिप को बनाया था, तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ दैट टर्म, जैसे ही वो टर्म कंप्लीट होती है आपकी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व, पार्टनरशिप फॉर्म है वो भी डिसॉल्व हो जाती है. या फिर ऑन द कंप्लीशन ऑफ वेंचर, आपने किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाया था, तो जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट होता है आपकी जो पार्टनरशिप है वो भी खत्म हो जाती है. या फिर ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होने पे भी किया जा सकता है. या फिर ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट. अगर किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का निर्णय ले जा रहा हो तो भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किया जा सकता है. डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. कोर्ट भी किसी पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर दे सकता है. वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, वो कंडीशन हो सकती है लाइक एनी ऑफ द पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. जितने भी पार्टनर्स होंगे, जैसे अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, यानी उस पागलपन के हद तक हो जाता है, उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, तो भी फर्म जो है कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है. इसके अलावा व्हेन अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. अगर कोई आपका पार्टनर मिसकंडक्ट करते हुए पाया जाता है, किसी तरह का गलत बिहेवियर करते हुए पाया जाता है और विच अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, देन पार्ट कोर्ट जो है वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है. और वन अ पार्टनर बिकम्स इज इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर. अगर कोई पार्टनर अपनी एज अ पार्टनर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए लायक नहीं रहता है तो भी कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है. When a business it becomes difficult to carry on a business except at a loss. बिजनेस में कंटिन्यू लॉस हो रहा है और आगे उसको ले जाना मुश्किल हो रहा है,
तो भी कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है। क्लियर है? व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो बार बार तोड़ा जा रहा है किसी एक पार्टनर के द्वारा या अलग अदर पार्टनर्स के थ्रू, तो भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है। और समटाइम्स व्हेन कोर्ट फाइंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जस्टिफाइड। क्लियर है? कभी कभी फर्म को जब सही लगता है तो फर्म डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ऑर्डर दे सकती है, पार्टनरशिप फर्म का ऑर्डर दे सकती है। क्लियर है? तो ये है आपकी मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। नाउ नेक्स्ट इज, जब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है तो हम इसमें किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो देखिए कैसे अकाउंटिंग, क्या प्रोसीजर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का। तो देखिए इस प्रोसीजर में हम सबसे पहले जो प्रिपेयर करते हैं दैट इज योर रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट इज प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड जो आता है वो आता है आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर है? पार्टनर ने अगर फर्म को लोन प्रोवाइड कर रखा है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट। थर्ड जो आता है, फर्म भी तो पार्टनर को लोन दे सकती है, तो अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो लोन बाय फर्म टू पार्टनर। नेक्स्ट आता है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो लास्ट, जो सबसे लास्ट में बनता है वो होता है आपका कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो ये आपके अकाउंट्स हैं जो आपको बनाने होंगे। स्टार्ट विथ रियलाइजेशन अकाउंट एंड कंप्लीट और एंड्स विथ कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है? और आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है, ये इसी ऑर्डर में फॉलो किए जाते, बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पहले तो बना दे रियलाइजेशन अकाउंट, देन आप बना दे पार्टनर्स कैपिटल और फिर लोन बाय पार्टनर। ऐसा नहीं होगा, आपको इस ऑर्डर को ही फॉलो करना है। सबसे स्टार्टिंग में जो बनेगा, वेरी फर्स्ट अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है? तो वो फर्स्ट अकाउंट ही है और कैश अकाउंट आपका लास्ट अकाउंट ही है। सेकंड नंबर पे पार्टनर्स लोन अकाउंट ही बनेगा और उसके बाद ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। हाँ, आप जो लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट है आप उसको अकाउंट भी बना सकते हैं, तो आप चाहें तो उसके कैपिटल के अंदर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन, दोनों ऑल्टरनेट आपके पास अवेलेबल है। चाहे तो उसका अकाउंट बना सकते हैं और चाहे तो इसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट अकाउंट से, जो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट यही है आपका। ये अगर आप बिल्कुल करेक्ट बना लेते हैं तो आगे आपके लिए पॉसिबिलिटीज की क्वेश्चन रॉन्ग होगा, ये पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के साथ। अभी जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये क्या है? देखिए रियलाइजेशन अकाउंट जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं, एक्सेप्ट सम असेट्स और एक्सेप्ट सम लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज और कौन सी असेट्स जो है ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्टिशियस असेट्स ऑल्सो। ठीक है? फिक्टिशियस असेट्स जिसमें आता है आपका P&L का डेबिट बैलेंस, ओके, और आपके आते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये आपको कभी भी ट्रांसफर नहीं करने हैं। क्लियर है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन का मतलब है किस असेट से कितना रियलाइजेशन हो सकता है, कितना पैसा मिल सकता है। तो कैश इन हैंड और कैश बैंक एट बैंक से क्या रियलाइजेशन होगा, 10,000 का अमाउंट 10,000 ही रहेगा। ठीक है? रही बात फिक्टिशियस की, तो P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे आर लॉसेस फॉर यू, वो लॉसेस हैं आपके लिए, तो आप उसे मार्केट में कैसे रियलाइज करेंगे। समझ में आ गया? इसी तरह से हम ट्रांसफर करेंगे सारी लायबिलिटीज को भी, ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, रिजर्व्स एंड accumulated profits, okay, and partners लोन अकाउंट। क्लियर है? पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स के रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और पार्टनर्स के लोन अकाउंट को छोड़ के बाकी सारी लायबिलिटीज जो हैं वो हम ट्रांसफर कर देंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर।
क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्टनर्स का अपना अपना कैपिटल है। दे विल टेक आउट इट फ्रॉम द बिजनेस, क्लियर है। उसके बाद में उनके रिजर्व जो है या फिर प्रॉफिट्स हैं वो भी उन्होंने क्रिएट किए थे अपने ही प्रॉफिट से। ओके, तो ये भी उन्हीं की इक्विटी का पार्ट है। और जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है उसका हम पेमेंट करेंगे विथ अ सेपरेट अकाउंट। हम अलग से अकाउंट बना के उसका पेमेंट करते हैं, क्योंकि पहले हम आउटसाइडर्स लोन्स का पेमेंट करेंगे, उसके बाद में हम पार्टनर्स लोन का पेमेंट करेंगे। तो देख कैसे एंट्रीज हमें पास करनी है। तो फर्स्ट जब आप एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं कि एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। अब जब एसेट्स ट्रांसफर करेंगे तो कौन डेबिट हो जाएगा, उसके प्लेस पर रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो भी आपकी एसेट्स हैं, जो भी आपको ट्रांसफर करनी है। इसी तरह से जब हम लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री जाएगी। लायबिलिटीज हमेशा आपकी क्या होती है, लायबिलिटीज आपकी हमेशा होती है क्रेडिट, ठीक है। अब उसकी प्लेस पे कौन क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन। तो लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है। ये हो गया हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमें किस किस एसेट से कितना कितना मनी जो है वो मिल सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, जब भी आप किसी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो उस एसेट्स के अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन या रिजर्व आपने बना रखा है तो वो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। सुना आपने कि आपने किसी एसेट्स के अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन या रिजर्व बना रखा है तो वो भी उस एसेट्स के साथ ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे कि आपने बना रखे हैं डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन, आपके डेटर्स हैं 1 लाख के, आप लेस कर रहे हैं उसमें से प्रोविजन 5,000 का, तो आपके 95,000 के डेटर्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डेटर्स को सेपरेटली और प्रोविजन को भी सेपरेटली ट्रांसफर करना है। यानी आपकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1 लाख, ये पूरे अपने ग्रॉस अमाउंट से ट्रांसफर होंगे। तो प्रोविजन के लिए आपको करना होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू रियलाइजेशन, कितने का है, 5,000 से आप ये एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही होते हैं आपके पास में इन्वेस्टमेंट, जो आपको एसेट्स में मिलते हैं और उसके अगेंस्ट आपने बनाया होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जब इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किए जाएंगे रियलाइजेशन में तो उसी के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ट्रांसफर कर देना है। यानी कि इस बार ये आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर्स में, क्योंकि जब ये बने गए हैं इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, तो जब इन्वेस्टमेंट ही रियलाइजेशन में जा रहे हैं तो रिजर्व को भी रियलाइजेशन में जाना होगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। तो यहां हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्लियर है, आगे समझ में। लेकिन अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो है बट इन्वेस्टमेंट नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, तो फिर अब आपको रिजर्व को क्या कर देना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये आपको बहुत ध्यान से सीखनी है ये वाली बात कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट आर नॉट गिवन इन योर बैलेंस शीट, then investment fluctuation reserve will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio. क्लियर है, ये आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेकर एडजस्टमेंट है जो आपको माइंड में रखना है।
उसके बाद आते हैं अपन, तो मैंने कहा आपने सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी है, आपने सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी है। अब क्या होगा, आपको इन असेट्स से रियलाइजेशन होगा, यानी आपके पास कुछ अमाउंट्स जो हैं इन असेट्स से आएंगे। तो जैसे ही आपके पास असेट्स से पैसा आएगा आप एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान दीजिए, आपने स्टॉक से पैसा, आपको स्टॉक से मिला तो आप क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। क्लियर है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि आपने तो अभी अभी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, रियलाइजेशन में। तो अब कोई एसेट्स कोई लायबिलिटीज है एग्जिस्ट नहीं करती है। अब उसे जो भी अमाउंट आएगा या दिया जाएगा वो सिर्फ किसके थ्रू होगा, रियलाइजेशन के थ्रू। तो आपको इस बार एंट्री कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर्स टू लैंड एंड बिल्डिंग नहीं करनी है, टू रियलाइजेशन करनी है। ठीक है, किसी भी एसेट से मनी आएगा आपकी एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, इसी तरीके से जब आप पेमेंट करेंगे किसी भी लायबिलिटी का तो आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है। कभी कभी आपका कोई पार्टनर किसी असेट्स को ले लेता है या किसी लायबिलिटीज का पेमेंट कर देता है, तो ऐसे में एंट्री क्या होगी, एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। ठीक है, या फिर कोई लायबिलिटी पेड बाय अ पार्टनर। असेट्स अगर कोई पार्टनर लेता तो देखिए अभी आपने एंट्री की थी कि अगर उसे हम मार्केट में बेचते तो हमें पैसा मिलता, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये सेम एंट्री है, बस इस कैश अकाउंट को बैंक अकाउंट को हम रिप्लेस कर देंगे पार्टनर से, क्योंकि अब इसका पैसा हम किससे लेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। तो हमने जो भी असेट्स की वैल्यू है उस असेट्स की वैल्यू से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, हमने उसे डेबिट कर दिया। ठीक है, टू रियलाइजेशन। इसी तरीके से हम यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यू कैन से करंट अकाउंट ऑल्सो इफ यू आर मेंटेनिंग फिक्स्ड मेथड, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर आती है बात, मैंने अभी कहा करंट अकाउंट को। तो देखिए अब तक तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था उसमें सिर्फ पार्टनर की कैपिटल शो करते थे और करंट अकाउंट हम अलग से मेंटेन करते थे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने करंट अकाउंट को या तो आप करंट अकाउंट से एंट्री कर दीजिए, लेकिन ये बेहतर रहेगा कि आप करंट अकाउंट को ओपन करने की जगह करंट अकाउंट्स की को इमीडिएटली क्लोज कर दें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके, और सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही करें। क्लियर है। इस बार हमें दो अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट को, अगर आपके पास बैलेंसेस गिवन है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हम पहले ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। ओके, और फिर सारे एडजस्टमेंट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करेंगे। तो आपके पास करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, तो पहले आपको ध्यान से देखना है कि बैलेंसेस क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो हम उसके प्लेस पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अगर हमारे पास में किसका डेबिट बैलेंस है, करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपको कहाँ मिलता है, व्हेन करंट अकाउंट्स आर अपीयरिंग ऑन योर एसेट साइड। आपके एसेट साइड में अगर है तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। तो ऐसे में हम एंट्री कर देंगे। अब हमें इसे क्लोज डाउन करना है, ट्रांसफर कर देना है कैपिटल अकाउंट पे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है तो फिर हम इसके प्लेस पे किसको क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। एंट्री हो जाएगी
पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट मैं लेने जा रही हूँ वो एडजस्टमेंट है आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को लेकर। हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तो बात कर ली कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ये एडजस्टमेंट करना है कि इन्वेस्टमेंट अगर गिवन है तो इन्वेस्टमेंट के साथ उसे रिलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है, लेकिन अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्या होता है, तो देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपके पास में है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपके पास में है 1 लाख का। आपके पास इसे हमने किस लिए क्रिएट किया था, टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉइज, लेकिन आपके पास कोई क्लेम नहीं आ रहा है तो ऐसे में इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसा कि हम पहले भी करते आए हुए। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूरा 1 लाख अमाउंट। जो भी पार्टनर्स है दे विल डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है। सेकंड थिंग आती है कि आपके पास तो क्लेम आ गया, इस बार आपके पास में क्लेम है 60,000 का, तो 60,000 का क्लेम है तो हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1 लाख है। तो हम जानते हैं कि 1 लाख में से 60,000 हमें क्लेम के लिए प्रोवाइड करने हैं, रेस्ट अमाउंट 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो हमारी एंट्री अब तक तो थी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज आपको किसके नाम से शो करनी है, रियलाइजेशन के नाम से। तो जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है अब वो भी रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर किया जाएगा, तो हम एंट्री कर देंगे टू रियलाइजेशन। ओके, तो इस बार ये जो क्लेम है ये 60,000 का क्लेम रियलाइजेशन के नाम से आएगा। रेस्ट अमाउंट जो है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डन। आपके पास क्लेम आ गया है पूरे ही 1 लाख का, तो हमारी एंट्री जाती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये लीजिए 1 लाख का आ गया। ठीक है, आपके पास जो क्लेम है इस पर क्लेम आ चुका है 1,20,000 का, यानी मोर देन योर रिजर्व। तो आपके पास रिजर्व में ओनली 1 लाख है, क्लेम हमें 1,20,000 देना है, तो हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब देखिए आपके पास जब रिजर्व ही 1 लाख का है तो आप यहाँ पर एंट्री भी 1 लाख से ही पास करेंगे। क्लियर है। रिजर्व आपके पास 1 लाख का है तो एंट्री भी 1 लाख से ही पास होगी। अब आप सोचेंगे कि रेस्ट 20,000 का क्या होगा, तो एक बार देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई क्लेम नहीं था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्लेम आ गया था वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अब अभी आपने कहा कि हम तो फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं, हम फर्म को बंद कर रहे हैं, तो ये जो क्लेम है इस क्लेम को क्या करना है, आपको इमीडिएटली पे भी कर देना है। तो आपकी यहाँ एक एंट्री और हो जाएगी, आपकी एक एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 60,000 से। आपको ये क्लेम क्या है, आप कंटिन्यू तो आप कर ही नहीं रहे, करने वाले ही नहीं है, तो फिर इस क्लेम का आपको हैंड ऑन पेमेंट करना होगा। इसी तरीके से यहां पर भी हम पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 1 लाख से। तो इसी तरीके से यहां भी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 1,20,000 से। ठीक है, हम रिजर्व से तो 1 लाख लेंगे, लेकिन हम पेमेंट कर देंगे पूरा 1,20,000 का। तो ऑटोमेटिकली जो 20,000 है वो कहां से चले गए, पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि रियलाइजेशन का जो भी हम आंसर आएगा प्रॉफिट और लॉस वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे कि रिवैल्यूएशन में होता था। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 20,000 की एंट्री करती तो मेरी एंट्री थी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, तो ये एंट्री तो होती नहीं है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा। अब यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कैश बैंक, कैश या बैंक, तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके पास में किसका बैलेंस है। अगर आपके पास में बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है तो आप सारी एंट्री कैश से पास कीजिए। क्लियर है, क्योंकि आपको कैश अकाउंट बनाना है।
अगर आपके पास में बैंक का बैलेंस है तो आप सारी एंट्रीज बैंक से पास कीजिए, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट बनाना होगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही बैलेंसेस अवेलेबल हैं तो आप इनमें से किसी एक से अपना जो अपनी एंट्रीज है वो पास कर सकते हैं। किसी एक को चुनना है आपको, लेकिन बेहतर रहेगा आप बैंक को चुनें, क्योंकि अब हम देखिए डिमोनेटाइजेशन की एज में आ चुके हैं। अब यहाँ पर सारा पेमेंट जो होता है ना, वो आज हम पेटीएम से कर रहे हैं, भीम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 10 रुपए भी अगर आपको पेमेंट करने हैं ना सब्जी वाले को भी, तो आप पेटीएम कर देते हैं ना। तो यहाँ पर हम बेहतर रहेगा हम बैंक से ही सारी एंट्रीज पास करें। क्लियर है? तो अगर मेरे पास में कैश का बैलेंस भी है 10,000, मेरे पास बैंक का बैलेंस भी है 20,000, ठीक है, मुझे इनमें से किसी एक से एंट्री पास करनी है, मैं तो बैंक से करूंगी। ठीक है, तो मैं सारी एंट्री बैंक से पास करूंगी। तो कैश का क्या करना है, आपको कैश को डिपॉजिट कर देना है बैंक में, यानी आपको इसे भी क्लोज कर देना है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, अगर आपको कैश से एंट्री करनी है तो फिर आप बैंक से मनी विथड्रॉ कर लीजिए। तो ऐसे बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। ओके, जैसी आपकी इच्छा हो। तो ये थी हमारे रियलाइजेशन को लेकर कुछ एंट्रीज। अब आपको ध्यान देनी है एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपने सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन में, आपने सारी लायबिलिटीज भी ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन में। अब जिस एसेट से जो रियलाइजेशन वैल्यू आएगा उससे हम रिकॉर्डिंग करते जाएंगे, जिस एसेट्स को हम जिस लायबिलिटी का हम पेमेंट करते जा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। तो आपको यहाँ एक चीज दिमाग में रखनी है कि अगर किसी असेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, इट मीन्स क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द realization value of any asset, the value of that assets will be considered as zero। आपको क्या माननी है, उसकी वैल्यू 0 माननी है। क्लियर है? दूसरी चीज आती है कि लायबिलिटीज के बारे में क्या, लायबिलिटीज के बारे में भी अगर क्वेश्चन ऐसा ही करता है तो हम 0 मान ले कि क्वेश्चन ने लायबिलिटी के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लायबिलिटी का मतलब है दिस अमाउंट बिलोंग्स टू समवन हु इज आउटसाइड पर्सन ऑफ योर बिजनेस। वो आपका अमाउंट नहीं है, वो किसी से आपने बोरो किया हुआ अमाउंट है, तो आपको उसका पेमेंट करना कंपलसरी है। क्लियर है? तो अब किसी भी लायबिलिटीज के बारे में अगर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो आपको उसका अमाउंट खुद पेमेंट कर देना है। ओके, जितना अमाउंट बैलेंस शीट में गिवन है हम उतने ही अमाउंट से उसका पेमेंट कर देंगे। सपोज मेरे पास में डेटर्स हैं 1 लाख के, मेरे पास में स्टॉक है 60,000 का, मेरे पास में बिल्डिंग है 1,50,000 की, और मेरे पास में BR है 10,000 का। ठीक है, अब मेरी एंट्री होती है भाई मुझे सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है, तो मैंने किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू बिल्डिंग टू BR। ठीक है, हमने ट्रांसफर किया 1,60,000, 1,50,000 एंड 10,000। ठीक है, तो हमारा हो गया 3,20,000। ओके, अब मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है कि डेटर्स डे आपको रियलाइज हो रहा है 55,000, सॉरी स्टॉक से, डेटर से आपको रियलाइज हो रहा है 90,000, बिल्डिंग से आपको मिल रहा है 1,65,000। ठीक है, और BR के बारे में क्वेश्चन में मुझे कुछ भी नहीं कहा है, तो मैं एंट्री करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक और टू बिल्डिंग। ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने बताया
कि सारी असेट्स तो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दी। हमसे गलती होती है ये वाली, जब हम बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने अभी रिकॉर्डिंग की कि हमने राइट में सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी, पैसा आती इन्फॉर्मेशन, इससे इतना मिला, इससे इतना मिला, फटाफट लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैंक अकाउंट डेबिट। भूल जाते हैं कि सारी एसेट्स कहाँ जा चुकी हैं, रियलाइजेशन में। आपको यहाँ एक ही एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सारी असेट्स की कंबाइंड वैल्यू से। आपको मिला है 90,000 प्लस 55,000 प्लस 165,000। क्लियर है। केवल बीआर को छोड़ के, तो बीआर की कोई वैल्यू क्वेश्चन मुझे नहीं दी है, ऐसे मुझे मानना है बीआर का वैल्यू 0 है, मुझे बीआर का कोई वैल्यू कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया मेरे पास 3,10,000। ओके, ये था आपका असेस को लेकर एडजस्टमेंट। अब मान लीजिए मेरे पास लायबिलिटीज गिवन है, मुझे गिवन है क्रेडिटर्स, मुझे गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट, मुझे गिवन है पार्टनर्स वाइफ लोन। देखिए पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर का लोन नहीं है। पार्टनर का लोन होता तो मैं रिलेशन में लेकर नहीं जाती, लेकिन ये पार्टनर की वाइफ का लोन है, इट मीन्स आपने किसी आउटसाइडर से लोन लिया है। और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स है मेरे पास में 50,000 के, बैंक ऑफ ड्राफ्ट है मेरे पास 10,000 का, वाइफ का लोन है मेरे पास 70,000 का, और बीपी है मेरे पास 10,000 की। ओके, चलिए एंट्री करते हैं हम। तो सबसे पहले मुझे सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, 50,000 से इनको ट्रांसफर करते हैं, 10 से इसको कर देते हैं, 70 से इसको कर देते हैं, और 10 से इसको कर देते हैं। तो टोटल हो गया हमारे पास 1,40,000। ओके, अब हमें पेमेंट करना है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने पे किया है, इनको हमने पे किया है 40,000, इसको हमने पे किया है 10,000, इनको हमने पे किया है 72,000 विद इंटरेस्ट। ओके, और यहां पे मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है, तो मेरी एंट्री हो जाएगी, अगेन मैंने सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दी, तो मुझे एंट्री करनी है रियलाइजेशन के थ्रू, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो हमें ट्रांसफर कर देना है 40 प्लस 10 50 और प्लस 72, तो 1,52,000। 1,52,000 से मैं ये एंट्री पास कर देती हूँ। ठीक है, अब बचा बीपी, तो बीपी की इंफॉर्मेशन ये मैंने लिया 40 प्लस 10 और प्लस 72,000। क्वेश्चन ने मुझे बिल्स पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो क्या पेमेंट नहीं करना? अगर आप ऐसा करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका पेमेंट आपको इसी की अमाउंट से कर देना है, यानी कि जो आपका अमाउंट होना चाहिए वो होगा 1,62,000। समझ में आया? तो किसी असेट्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 0 मानना है, बट अगर किसी लायबिलिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो जितना अमाउंट है उतने का ही पेमेंट आपको जरूर कर देना है। ओके, उस लायबिलिटी को आप छोड़ नहीं सकते, अगर आपने छोड़ दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था असेट्स और लायबिलिटीज को लेकर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। उसके बाद में हमने उनसे जो भी वैल्यू रियलाइज हो सका और जितना भी पेमेंट हमने किया वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब जैसे ही आपके पास में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आते हैं, आप दोनों का डिफरेंस करते हैं और दोनों के डिफरेंस से यू विल कम टू नो अबाउट योर प्रॉफिट और लॉस ऑन द रियलाइजेशन प्रोसेस। तो आपका प्रॉफिट अगर आपको होता है तो
प्रॉफिट होगा तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बट अगर लॉस हो गया तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, तो ये होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपके किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स या लायबिलिटी टेक ओवर की है तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देंगे इन प्लेस ऑफ कैश और बैंक। ओके, नेक्स्ट आपका जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा पार्टनर का लोन अकाउंट। पार्टनर्स का लोन अकाउंट, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड कर रखा है तो आप पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाएंगे और इसका पेमेंट कर देंगे, तो आपकी रहेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो सारी आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद में अब आपको पार्टनर की लोन का पेमेंट कर देना है। क्लियर। उसके बाद आता है आपका कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा हो तो फर्म हैज गिवन अ लोन टू पार्टनर, तो आपको इसे क्या करना है, आपको इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। यानी हम एंट्री कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। जो भी पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि हम उसके कैपिटल से उसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट आता है तो उस अमाउंट का हम क्या कर देंगे, उनको पेमेंट कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है। कई बार ये भी हो सकता है कि आपकी किसी पार्टनर का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस आ रहा हो, इसका मतलब फर्म उससे पैसा मंगवाएगी। तो अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है यानी डेफिशिएंसी आ रही है तो डेफिशिएंसी के लिए वो मनी लेकर आएगा, एंड हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब इन सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम बनाएंगे अपना कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, और आप देखेंगे कि जब हम सारे एडजस्टमेंट्स में ट्रांसफर करते हैं जहां पर हमने कैश आया या गया तो वहां पर अपने आप आपका जो कैश अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। कोई बैलेंसिंग फिगर वहां पर नहीं आने वाला है। अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है। क्लियर है। तो ये तो था हमारा रियलाइजेशन के अंदर, डिसोल्यूशन के अंदर जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस में जो जो अकाउंट हम बनाते हैं उससे रिलेटेड हमने सीखा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और उसके बाद में कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। अब आपका एक पॉइंट और आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े विच आर नॉन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पेमेंट को लेकर आपको एंट्री पास करनी होगी, तो आपको बहुत ध्यान से एंट्री पास करनी है। पहली कंडीशन आपको हो सकती है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ₹10,000, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या रिजर्वेशन एक्सपेंसेस के नाम से भी मिल सकते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ₹10,000, आपको सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 10,000 का मतलब है यहाँ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि ये एक्सपेंसेस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, फर्म की थी या किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम हमेशा फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे, क्योंकि पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको बताना होगा। स्पेसिफिकली क्वेश्चन जब आपसे कहेगा कि दिस एक्सपेंसेस वर टू बियर बाय पार्टनर, तो ही हमें किसी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल मानना है, अदरवाइज ये हमेशा फर्म का ही माना जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको कि क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कहे कि भैया इस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। क्लियर है। फिलहाल मुझे कहा गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 10,000, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं तो मानूंगी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फर्म सारा लायबिलिटी का पेमेंट किससे करती है, रियलाइजेशन से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक।
ये 10,000 से हम एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, या क्वेश्चन ने मुझे खुद ही कह दिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ₹10,000 एंड व्हाट टू बी बियर बाय फर्म। फर्म को देने थे तो भी आपकी यही एंट्री है, क्योंकि फर्म को देंगे देना होगा तब हम हमेशा रियलाइजेशन से एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन फर्म ही यूज कर सकती है, पार्टनर नहीं कर सकते हैं। सेकंड आता है realization expenses were to be borne by firm but paid by a partner Mr. Y। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देने किसको थे? फर्म को। दिए किसने? मिस्टर वाई ने, यानी कि पार्टनर ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? हु टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्म ने। और दिया किसने? पार्टनर ने। तो यहाँ पर जब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फर्म को ही पेमेंट करना चाहिए था, तो फर्म एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000। बट इस बार फर्म ने पेमेंट नहीं किया है, फर्म का कोई कैश और बैंक रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन फर्म के बिहाफ पर पार्टनर ने पेमेंट किया है, तो हम वो अमाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर जिसका नाम है मिस्टर वाई, तो वाइस कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात? एंट्री देखिए, एक एंट्री बनाते हैं उससे सारी एंट्री बन जाती है। जब फर्म की जिम्मेदारी थी रिलेशन टू कैश, फर्म ने अपना कैश दिया, फर्म की जिम्मेदारी थी बट पार्टनर को देने पड़े, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देंगे कैश के इंस्टेड ऑफ कैश, इन प्लेस ऑफ कैश। ओके, नेक्स्ट realization expenses were to be borne by partner Mr. Y but paid by firm। देने किसको थे? वाई को, मिस्टर वाई यानी कि पार्टनर को। दिए किसने? फर्म ने। अब फर्म कहती है यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? पार्टनर की, लेकिन हमको देना पड़ा। हमको देना पड़ा तो पहली बात तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इससे रियलाइजेशन नहीं आएगा। रियलाइजेशन तभी आता जब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। क्लियर है? दूसरी चीज है, वाई के बिहाफ पे फर्म पेमेंट करके आई, तो फर्म कहती है मेरा तो कैश चला गया टू कैश और बैंक, लेकिन हम इसके लिए क्या कर लेंगे? हम इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। तो एंट्री क्या बन गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अभी भी वही एंट्री है, रियलाइजेशन को रिप्लेस कर दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि फर्म ने पेमेंट किया है इसलिए फर्म का तो कैश गया है, तो फर्म ने कैश रिड्यूस किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है when firm paid any remuneration to a partner। जब फर्म अपने किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना डिसाइड करती है, ठीक है, चाहे वो अपने पार्टनर को कोई कमीशन देना चाहे, चाहे किसी और तरह का अमाउंट वो उसे रेम्यूनरेशन देना चाहे, तो ऐसे में फर्म ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, फर्म इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। तो फर्म क्या एंट्री करेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है, फर्म को पेमेंट करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, किसको? पार्टनर को, तो हम कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? जो भी रेम्यूनरेशन डिसाइड हुआ, मान लीजिए हमने डिसाइड किया है कि हम कमीशन देंगे 5,000 का, तो आप ये एंट्री कर देंगे 5,000 से। ओके, नेक्स्ट, व्हेन partner was to bear realization expenses and he paid expenses। पार्टनर को देने थे और पार्टनर ने दे दिए, पार्टनर को देना था और पार्टनर ने दे दिया, तो यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, no entry। When partner is responsible to bear the expenses and he took the responsibility and he pay off the expenses, then there will be no entry in this situation।
क्लियर है, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर एंट्री। अब हम इनकी हेल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके थ्रू मैं आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्रीज क्लियर करूंगी, और फिर हम अपना एक फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर अपना रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, और कैश और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक, तो लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं और उसके थ्रू हम एंट्रीज को क्लियर करते हैं। So I am taking illustration number 8 in your T.S. Grewal book. Past journal entries for the following transaction. First is realization expenses were rupees 10,000. Realization expenses 10,000. यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये किसको पे करने थे, तो हम तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे। तो मेरी पहली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। ठीक है। सेकेंड है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 पेड बाय तरन अ पार्टनर। क्वेश्चन ने ये तो बताया है कि पेमेंट किसने किया, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं बताया है कि पेमेंट करना किसको था। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी है, क्योंकि अगर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्वेश्चन मुझे स्पेसिफिकली कहेगा। तो यहाँ पे मैं फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानूंगी, इसलिए फर्म करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन दिए किसने? पार्टनर ने। जैसे टू बैंक की जगह हम कर देंगे टू तरन्स कैपिटल। ठीक है, तो ये 5,000 से हमारी एंट्री हो गई है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय फर्म, दिए किसने? फर्म ने। बट ऑन बिहाफ ऑफ मदन, किसकी तरफ से? मदन। इसका मतलब यहाँ पर मदन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक्सपेंसेस बेयर करना, पर दिए किसने? फर्म ने। तो फर्म कहती है हम मदन की कैपिटल अकाउंट से ये पैसा एडजस्ट कर लेंगे, तो मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन फर्म का कैश चला गया, इसलिए फर्म ने किया टू बैंक 5,000। नेक्स्ट, Pawan, a partner, was paid remuneration including expenses of rupees 20,000 to carry out dissolution of the firm. पवन, जिसे फर्म ने कहा है कि आप डिसोल्यूशन का प्रोसेस अगर हैंडल करते हैं तो हम आपको रिम्यूनरेशन पेमेंट करेंगे, जिसपे एक्सपेंसेस का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, यानी डिसोल्यूशन की जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी हम आपको देंगे, प्लस आपका रिम्यूनरेशन भी देंगे। और ये अमाउंट डिसाइड हुआ है 20,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस व रुपीज 10,000। एक्सपेंसेस कितने के हुए? 10,000। लेकिन हमने ऑलरेडी ही पवन को एक्सपेंसेस प्लस रेम्यूनरेशन दिया है, एक्सपेंसेस का अमाउंट इंक्लूड करके ही उसका रेम्यूनरेशन पेमेंट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ किसकी एंट्री करनी है? 20,000 की, क्योंकि जो 10,000 है वो पार्टनर को देना है और वो पार्टनर दे देगा, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हमने ऑलरेडी वो अमाउंट कहाँ डाल दिया? उसके अकाउंट में डाल दिया है। तो हमें एंट्री करनी होगी पवन, सॉरी, फर्म ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो रिम्यूनरेशन का पेमेंट करेगी, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किसको कर रही है? पवन को। तो हम पवन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 20,000। ये एंट्री होगी आपकी 20,000 से, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 8,000। कितने के एक्सपेंसेस हुए? 8,000 के। Out of the said expenses 3,000 were to be borne by firm and balanced by रवि। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो हैं पूरे 8,000 के, लेकिन इसमें से 3,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी। ये किसको देने थे? फर्म को। और जो बैलेंस था यानी कि 5,000 देना था किसको? रवि को। ठीक है, 8,000 में से 3,000 फर्म को देने हैं, 5,000 रवि को देने हैं। बट ये सारे एक्सपेंसेस पार्टनर रुपीज 8,000 वर पेड बाय द फर्म, लेकिन ये पूरा का पूरा पेमेंट किया किसने? फर्म ने। पर जो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो सिर्फ 3,000 है, तो 3,000 के लिए तो फर्म अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगी।
लेकिन जो 5000 है फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये रवि की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन फर्म ने दे दी उसके बिहाफ पे, तो फर्म रवि से लेगी, तो फर्म एंट्री करेगी रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, फर्म का कैश चला गया है पूरे 8000 का, तो ये हो गई आपकी एंट्री। ठीक है, आप चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो जाएगी आपकी 3000 के लिए, और इसके लिए आप कर सकते हैं रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000 के लिए, और अगर आप दोनों को करते हैं तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3000 जो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रवीज कैपिटल जो रवि की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन रवि ने दिए नहीं, फर्म ने दिए, तो फर्म उससे ले लेगी, और फर्म का टोटल कैश जो चला गया वो चला गया 8000 का। ओके, नेक्स्ट realization expenses 5000 were to be borne and paid by Karan a partner। देने भी पार्टनर को थे, दिए भी पार्टनर ने हैं, तो यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, जब पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टनर दे देता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। मनोज पार्टनर्स टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रिम्यूनरेशन ऑफ 10,000। मनोज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने की, और उसके लिए फर्म ने रेम्यूनरेशन दिया है उसको 10,000 का, तो ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, तो फर्म करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज के अकाउंट में ये पैसा हम डाल देंगे, मनोज कैपिटल अकाउंट 10,000 से ये एंट्री हो जाती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास में देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देव को हम रेम्यूनरेशन का पेमेंट करेंगे 15,000 का। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 वर पेड बाय द फर्म। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने मुझे ये कहीं नहीं कहा है कि देव को एक्सपेंसेस भी बेयर करने थे। क्वेश्चन ने कहा है कि देव को हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है उसने कि हमने एक्सपेंसेस, फर्म ने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, पर ये कहीं नहीं लिखा है कि एक्सपेंसेस देव की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसका मतलब हमें रेम्यूनरेशन की एंट्री भी पास करनी है और एक्सपेंसेस पेमेंट की एंट्री भी पास करनी है। तो पहले हम रेम्यूनरेशन की एंट्री कर देते हैं। हमने देव को रेम्यूनरेशन दिया है तो हम एंट्री कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल। कितने का रेम्यूनरेशन दे रहे हैं हम? 15,000 का। और साथ ही साथ दूसरी एंट्री कर देते हैं, हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000 का। ठीक है, नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बोर्न बाय पवित्र अ पार्टनर। पार्टनर को देने थे, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर, लेकिन पेमेंट दूसरे पार्टनर ने कर दिया। तो आप बताइए इसकी एंट्री कैसे होगी? देने किसी और पार्टनर को थे, दे दी किसी और पार्टनर, तो सिंपल है, जिसको देना था उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जिसने दे दिए हैं उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पवित्र को ये देने थे तो हम पवित्र के अकाउंट से ये अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे, तो पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दिए किसने हैं? हितेश ने, तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू हितेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगा आपका 5,000। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा रियलाइजेशन को एक एंट्री। इसमें से 2-3 मैं और ले रही हूँ, आपके इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। 9 में आपका 4th पॉइंट मैं ले रही हूँ। P, a partner, was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7,000। ठीक है, P को हम रिम्यूनरेशन का पेमेंट कर रहे हैं 7,000 का। P agreed to bear the dissolution expenses, और P ने जिम्मेदारी भी ले ली है किसका? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करने की। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने का जिम्मेदारी अब किसकी हो चुकी है? P की हो गई है, फर्म की नहीं है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹4,000 पेड बाय P। तो देखिए यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन आई है। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है रेम्यूनरेशन की कि हम उसे 7,000 का रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, दूसरा है एक्सपेंसेस की, और एक्सपेंसेस जो है 4,000 थे और किए भी इसने पेड बाय पार्टनर, और करने भी किसको थे? वॉज टू बी
बोर्न बाय पार्टनर। तो देखिए पार्टनर को देने थे, पार्टनर ने दे दी, इसकी तो हम कोई एंट्री पास ही नहीं कर सकते। क्लियर है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, हमें सिर्फ रेम्यूनरेशन की एंट्री करनी है। तो हम एंट्री कर देंगे। रेम्यूनरेशन के लिए फर्म ने प्रॉमिस किया है, इसलिए फर्म करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। ठीक है, 7,000 का रेम्यूनरेशन प्रॉमिस किया था, हम 7,000 दे देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पास में, जहां पर एक और पार्टनर है आपके पास में, पार्टनर एन। He was also appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration. हमने एन को प्रॉमिस किया है कि एन हम आपको रेम्यूनरेशन देंगे, 9,000 का रेम्यूनरेशन हम आपको दे रहे हैं। क्लियर है। एन एग्रीड टू बियर ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एन ने भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी ले ली है। एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹4,000 वर पेड बाय फर्म। देखिए was to bear, and was to bear expenses but paid by firm 4,000 की जिम्मेदारी ली थी एन ने, लेकिन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है फर्म ने। अब यहां देखिए हमें क्या करना है, रिम्यूनरेशन तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए आप एंट्री पास कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल। हम एन को उसका रेम्यूनरेशन देंगे, तो 9,000 से एंट्री पास कर दी। लेकिन इसके लिए ये देने एन को थे, पर दिए किसने, फर्म ने। फर्म कहती है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम एन से अमाउंट लेंगे, तो एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लेकिन फर्म का कैश चला गया टू बैंक 4,000। ठीक है, ये दो एंट्री होती है। अब आप चाहें तो इसके लिए एंट्री पास कर सकते हैं। आपकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9,000 से। ठीक है, बैंक टू बैंक 4,000 से। अब यहां देखिए एन का कैपिटल क्रेडिट है 9,000 से और डेबिट है 4,000 से। तो अगर आप इसको कंबाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं टू एन्स कैपिटल 5,000। तो आप चाहे तो इसकी कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। सिंपली आप सोचे तो 9,000 का पेमेंट हम एन को करने वाले हैं, 4,000 का पेमेंट एन की तरफ से फर्म करके आ गई है, तो फर्म कहती है 9 में से 4 डिडक्ट करके हम आपको 5 का पेमेंट करेंगे। तो एन को कितना मिला, एन को फाइनली अमाउंट मिला 5,000 का। ठीक है, फर्म ने पेमेंट किया, इससे फर्म के पास से कैश कितने का चला गया, 4,000 का, इससे फर्म ने 4,000 दिखा दिया। फर्म की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने की थी जो उसने ली थी रेम्यूनरेशन की, वो थी 9,000 की, तो हमने 9,000 दिखा दिया। तो आप चाहें तो दो सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं और आप चाहें तो एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये थे आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड एंट्रीज। आपको बहुत ध्यान से एंट्रीज को करना है। फिर से मैं कह रही हूँ, किसी भी पार्टनर को स्पेसिफिकली जब रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए तो ही आपको पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी है, अदरवाइज हमेशा फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। क्लियर है। तो अब हम इसके बाद में अपना एक पूरा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन लेंगे या क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करके हम सारे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जो हमने किए हैं वो एडजस्टमेंट सीखेंगे। क्लियर है। तब तक के लिए थैंक यू।